हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए टॉपिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मेटल कोरोजन। क्या नाम है? मेटल कोरोजन। देखिए इधर मैं फिगर बनाया हूँ, इस पर अभी हम पहुँचते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि मेटल कोरोजन क्या है। देखो बेटा होता क्या है, एक वर्ड का यूज करते हैं डिटीरियोरेशन, या आप कह सकते हैं वेदरिंग ऑफ मेटल्स इन हिज कंबाइंड स्टेट। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये जो डिटीरिएशन वर्ड है इसका मतलब होता है खराब होना, नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना, किसी चीज़ का क्षय हो जाए, खराब हो जाए। और सेम मीनिंग वेदरिंग की भी होती है। आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। आपको हर बुक्स में यही मिलेगा, लिखा रहेगा द डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल इन हिज कंबाइंड स्टेट। जब कोई मेटल अपनी कंबाइंड स्टेट में पहुंच जाती है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है उसमें कई सारे लोग और सम्मिलित हो जाते हैं, अकेला नहीं रहता है, कई और लोग हो जाते हैं। तो जब मेटल अपनी कंबाइंड स्टेट में पहुंचकर नष्ट होना शुरू हो जाए, कोई मेटल, कुछ फेमस मेटल होते हैं जो मेटल कोरोजन को बखूबी निभाते हैं। सारे मेटल्स में ये प्रोसेस नहीं होता, कुछ विशेष होते हैं जो ज़्यादा मेटल कोरोजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कुल मिला के समझिए कि जैसे कोई कहता है कि तुम्हारे शरीर में लगता है जंग लग गया, अब तुम काम के नहीं रह गए। ठीक है, जंग लग गया मतलब आप काम के नहीं रह गए, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तुम्हारी बॉडी का डिटीरियोरेशन हो रहा है। वैसे अगर किसी मेटल का डिटीरियोरेशन होने लगे, वेदरिंग होने लगे, नष्ट होने लगे, खत्म होने लगे, मेटल की पावर धीरे धीरे किसी वजह से कम होने लगे, दिस इज नोन एज द मेटल कोरोजन। इसी को बोलते हैं मेटल कोरोजन। लेकिन देखिए जितनी आसान डिफिनीशन लगती है बेटा ना, उतना खेल आसान इसका है नहीं। हम डेप्थ में जानेंगे क्या होता है। अच्छा, किसकी वजह से होता है मेटल कोरोजन? तो सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली वाटर और CO2 और O2, ये तीन ज़्यादा जिम्मेदार हैं किसके लिए? मेटल कोरोजन के लिए। इन्वायरमेंटल, वाटर, CO2 एंड O2 इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटल कोरोजन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है मेटल कोरोजन कराने के लिए। आइए और जानते हैं थोड़ा सा मेटल कोरोजन के बारे में। देखिए बेटा होता क्या है, अगर हमारे पास आयरन है, क्या है? आयरन है, तो होता क्या है, कभी आप देखिए तो कभी कभी आयरन के सरफेस पर, ठीक है, आलमंड कलर का, बादामी रंग का, या आप कह सकते हो ब्राउन कलर का एक सरफेस आ जाता है। ब्राउन कलर का एक सरफेस आ जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको तुम सब लोग जानते हो। अब इसकी हिंदी में मैं लिखूंगा, इसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मीन्स व्हाट? रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटल कोरोजन। मेटल कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास बेटा एक प्योर मेटल है, एक लोहे की बहुत अच्छी चमचमाती राड है, और भूल से तुमने उसको अपने घर के उस किनारे पर रख दिया जहां जमीन से कुछ पानी रिस के आ रहा है, तो तुम 1-2 महीने बाद देखोगे, अक्सर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अक्सर क्या होता है, कॉर्नर पर, ठीक है, पॉइंट्स पर,
ठीक है, जहां उसका कार्नर हो, जहां पॉइंट हो, या जहां क्रैक्स बने हुए हों, थोड़ा कुछ क्रैक्स बना हुआ हो, ऐसे पोजीशन पर आपको ब्राउन कलर की सरफेस दिखाई देने लगेगी। वो जो बेटा ब्राउन कलर की सरफेस होती है, अगर आप उसको अपने नेल से, मतलब नाखून से या किसी चीज से आप ऐसे खुरचेंगे तो वो आपको ब्राउन कलर की सरफेस बाहर की ओर निकलती दिखाई पड़ेगी। असल में वो ब्राउन कलर की बाहर निकलती हुई जो सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ रही है, वही तो है क्या, जंग। उसी को बोलते हैं क्या, रस्ट। दिस इज नोन एज द रस्ट, उसी को बोलते हैं रस्ट। अच्छा, क्या होता है, अगर किसी लोहे में जंग लगना शुरू हो गया तो वो जंग लोहे को उसी तरीके से खत्म कर देगा जैसे दीमक किसी लकड़ी को चाट जाता है। वो लोहा जिस पे जंग लग गया उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, खट से तोड़ दीजिए, टूट जाएगा। जितना ज़्यादा रस्टिंग बढ़ती जाएगी, जंग लगने की प्रक्रिया जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आपका वो मजबूत लोहा उतना ही कमज़ोर होना चाहेगा, कमज़ोर होता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, डिटीरियोरेशन हो रहा है। अच्छा, कहेंगे सर ये तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आइए एक दो एग्जाम्पल और जानते हैं। देखो बेटा, जो सिल्वर होता है, सिल्वर, चांदी, इसका रंग टर्निश हो जाना। टर्निश, टर्निश का मतलब होता धुंधला, मटमैला, गंदा सा। कभी कभी सिल्वर टर्निश हो जाता, गंदा हो जाता। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मेटल कोरोजन। और आपको बताऊं, कभी कभी जो कॉपर होता है, Cu, इसके ऊपर ग्रीन कलर का सरफेस जम जाता है। कैसा, इसके ऊपर ग्रीन कलर का एक सरफेस हो जाता है। तो कॉपर के ऊपर ग्रीन सरफेस, आयरन के ऊपर ब्राउन सरफेस, और सिल्वर के ऊपर टर्मिश सरफेस का जमा होना एग्जाम्पल है किसका, मेटल कोरोजन का। किसका एग्जाम्पल है, मेटल कोरोजन का। अगर कहीं कोरोजन शुरू हुआ तो मेटल आपका धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, मेटल की कहानी खत्म हो जाएगी, वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मेटल कोरोजन से बचने के लिए लोग प्रोटेक्शन करते हैं, आप भी करते हैं। अगर आपने लोहे का दरवाजा लगाया है तो आप उसके ऊपर पेंट तुरंत कराते हैं, क्यों, ताकि जंग न लग जाए। अब इस पर भी आगे डिस्कस करूंगा कि पेंट करने से आखिर लोहे पर जंग लगना है, रस्टिंग ऑफ आयरन से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम मेटल कोरोजन को एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे, जो फेमस एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उस पर हम ध्यान देंगे, इसको मिटालना हूं। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। हमारा पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आखिर लोहे पर जंग कैसे लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो रस्ट होता, रस्ट, रस्ट का माने जंग। दिस इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर होगा और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। इसका फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2। ठीक है, देखिए ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रेट हो गया। X का मतलब वाटर का अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। दिस द फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, आओ चलो इस फिगर से देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखो बेटा, होता क्या है, ये मैंने जो येलो कलर से बनाया है, ये मैंने एक आयरन बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है और ये ऊपर इसकी क्या है, सरफेस है। ये वाला पार्ट है, मैंने दिखाया रस्ट, कि थोड़ा थोड़ा जंग लगना शुरू हो गया इसके कार्नर पर। यहां पे कहीं मान लो क्रैक था तो यहां पर धीरे धीरे रस्ट अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर दिया। अब मेरी बात सुनो, दरअसल होता क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन को, इसकी थियरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी। मतलब जो आपने डेनियल सेल में एनोड और कैथोड का यूज किया था, कुछ उसी तरीके से कंसेप्ट होता है किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, ये आयरन है, ये सरफेस है। देखो होता क्या बेटा, इसके सरफेस पर कहीं से वाटर के कुछ ड्रॉपलेट आकर ऐसे टिक गए। वाटर का ड्रॉप है, इसके पास आ रहा है। ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर से आ रहा है,
एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर होता है, नमी होती, लोग कहते हैं आज हवा में नमी है, तो वो नमी आयरन रॉड तक पहुंचती है और इसके सरफेस के ऊपर वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो सरफेस पर बेटा H2O तो आ गया है, वाटर डिपॉजिट हो गया और ये वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने लगता है CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। आइए हम रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म पर हम चलते हैं। स्टार्ट हो गया है। हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। मैं 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करूंगा या 3 स्टेप में, ध्यान से समझिएगा। स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा, ये जो वाटर का ड्रॉप इसकी सरफेस पे आता है, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है। आओ देखते हैं केमिकल रिएक्शन। H2O लिक्विड, ठीक है, प्लस CO2 गैस रिएक्ट करेगा, ये बनाता है बेटा H2CO3। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। दिस इज टाइप ऑफ वीक एसिड। ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। 2 खासियत, एक तो वीक एसिड, दूसरे क्या है, अनस्टेबल है। हमको मिलता है H2CO3 कार्बोनिल एसिड और ये लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है। कहां मिल रहा है, इसी के सरफेस पर। इसी के सरफेस पर तुमको कार्बोनिक एसिड मिलता है। मतलब जो आयरन रॉड का सरफेस है ये पूरी तरीके से रिच हो चुका है, भर चुका है H2CO3 कार्बोनिल एसिड से। ठीक है, चलो कार्बोनिल एसिड क्या है, अनस्टेबल है। तो होता क्या है बेटा, ये अपनी अनस्टेबिलिटी के कारण 2 पार्ट में ब्रेक करता है। ये जो H2CO3 है ये ब्रेक करता है 2H प्लस एंड CO3 डबल माइनस। ठीक है, इसका हो गया आयोनाइजेशन। ये अनस्टेबल होता है, तुरंत अपना आयोनाइजेशन कर लेता है। ठीक है, और जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल था H2O, ये भी ब्रेक कर जाता है H प्लस एंड OH माइनस में, इसका भी हो जाता है क्या, आयोनाइजेशन। ठीक है, तुरंत ये इसी के सरफेस पर ब्रेक होना शुरू कर जाते हैं। ये लोग इसी आयरन के सरफेस पर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सोचिए, एक लाइन में कह देना कि लोहे पर जंग लग गया, कितना आसान है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करा जाए तो ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं, हमको तो रिएक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब होता क्या बेटा, जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में जो Fe होता है ये शुरू कर देता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या शुरू कर देता है, ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है। अच्छा मुझे बोलो, जब Fe ऑक्सीडेशन करेगा तो आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe+2 बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। ये प्रोसेस एनोडिक होता है, एनोडिक प्रोसेस। मतलब ये पूरा प्रोसेस एनोड पर कंप्लीट होता है। मतलब अगर एनोड पर कंप्लीट हुआ तो आप जानते हैं कि प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। प्योर मेटल जहां पर रस्ट नहीं होता है वहां पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन। अब क्या बोलते हैं, स्टेप 3 में क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। स्टेप 3 में क्या बात करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा ना, तो इस एरिया में जहां पर कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं, इंप्योरिटीज का मतलब जहां पे कार्बोनिल, ऑक्सीजन इत्यादि प्रेजेंट है, वहां पर शुरू हो जाता है रिडक्शन। और रिडक्शन होता है एटमॉस्फेयर से आने वाले O2 का। तो जब बेटा O2 रिडक्शन करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल होता है सरफेस पर H2O, और यहां पर हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये हमको मिल जाएगा मिलेगा 4OH माइनस। दिस इज नोन एज द कैथोडिक प्रोसेस। इसको बोलेंगे कैथोडिक प्रोसेस। ये हमारे पास रहा कैथोडिक प्रोसेस। लिसन, क्या है, O2 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 टाइम, और ऑक्सीजन भी कितनी टाइम है, 4 टाइम। आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये तुम्हारा हो गया कौन सा प्रोसेस, कैथोडिक प्रोसेस। अब बेटा देखो,
ये जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है ना, ये जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर जो रिडक्शन हो रहा है ये दो पार्ट में होता है। ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट में होता है मैं आपको इधर बताने चल रहा हूं कि कैथोड पर रिडक्शन कितने दो पार्ट में होता है। ठीक है, जो पहला पार्ट है, अभी मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, जो रिडक्शन हुआ है वो दो पार्ट में होता है। कैसे? पार्ट फर्स्ट क्या है? रिडक्शन के पार्ट फर्स्ट में जितने H+ आयन निकले होते हैं, ये H+ निकले हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेते हैं हाइड्रोजन एटम। ये बन गया H एटम। ऐसे ब्रैकेट का लगने का मतलब ये होता है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन। ये एटम बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा रिएक्शन है, ये पहला पार्ट रिडक्शन का पार्ट 1 हो गया, जिस पर H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करता है। अब बेटा देखो, जो नेसेंट हाइड्रोजन एटम बनता है वो O2 से रिएक्ट करके H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O। ये O2 से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है किसका बताइए? H2O का। ठीक है, तो ध्यान दो, रिडक्शन इन दोनों तरीके से कंप्लीट होता है। जो H+ का पहले रिडक्शन होता है और फिर ये जो H+ होता है ये O2 से रिएक्ट करके फॉर्मेशन किसका करता है? H2 का करता है। तो आइए देखें, इसको हमने माना क्या? इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज नोन एज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड तुम्हारा। इसको भी मैंने कुछ नहीं माना है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, आइए इक्वेशन सेकंड और थर्ड का सम करते हैं। चलिए इसका सम करते हैं। सम ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो बेटा, नीचे कितना हाइड्रोजन है? 4। ऊपर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ बराबर हो जाएगा, तो यहां कर दें 4 से और यहां कर दें 1 से। 4 से किए तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो क्या हुआ? 4H से 4H कैंसिल हो गया और तुमको मिला क्या? O2 प्लस 4H+ और फिर मिल रहा है क्या? 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट व्हाट इज, ये तुमको मिल गया H2O, सॉरी ये तुमको मिल गया 2H2O। क्या मिल गया? 2H2O। ये हमको मिल जाता है 2H2O। ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन, रिडक्शन का फाइनल इक्वेशन आ गया। O2 प्लस 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O। चलिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप फर्स्ट मैंने दिखाया, स्टेप सेकंड दिखाए, थर्ड के 2 पार्ट हो गए। थर्ड के इक्वेशन को हमने सम कर लिया। अब हम लास्ट इक्वेशन में पहुंचते हैं, उसमें हमको जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करना है। फर्स्ट क्या था तुम्हारा? Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ और फर्स्ट को ऐड करिए। आइए फोर्थ और फर्स्ट को ऐड करते हैं। तो चलो बेटा, फोर्थ यही लिखा रहने दो, इसके नीचे फर्स्ट हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था Fe और बना रहा था क्या? Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। आओ सम करें क्या होता है। ठीक है, देखो नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ऊपर कितना है? 4। बराबर करने के लिए, जोड़ने के लिए आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ताकि नीचे इक्वल हो जाए। तो 2 2 जा हो गया 4 हो गया बेटा। यहां भी कितना हो गया? 2। यहां भी कितना हो गया? 2। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा 2Fe। आ रहा राकेश भैया? आ रहा है 2Fe, और इधर ही क्या है? O2 है। पहले इधर वाला लिख लेते हैं। फिर क्या है बेटा? 4H+ है, 4H+ है। और देखते हैं इधर क्या आता है? इधर आता है 2Fe प्लस 2 और प्लस तुमको मिलता है H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, यही तुम्हारा था चौथा स्टेप। अब यहां से जो Fe प्लस 2 मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो Fe प्लस 2 मिला है इसको बोलते हैं फेरस आयन। दिस इज नोन एज द फेरस आयन। यही Fe प्लस 2 बेटा वाटर से रिएक्ट करके
बनाता है क्या, रस्ट। क्या बनाता है, रस्ट। आइए यहां देखें, मतलब ये बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस था रस्टिंग ऑफ आयरन का। कितना रिएक्शन हुआ, किस तरीके से काम होता है, मेरी बात फिर समझिएगा। देखो बेटा होता क्या है, पहले स्टेप में जिसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो ब्रेक कर जाता है। चलिए ब्रेक कर गया, और वाटर भी साथ साथ ब्रेक करता है, इनका आयोनाइजेशन हो गया। स्टेप फर्स्ट में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या बोलते हैं, सॉरी स्टेप फर्स्ट हमने इसको दिया। स्टेप सेकंड में हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास Fe है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होता है। अब बोलो, इस रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब कोई पूछे कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा रिएक्शन है, तो आप बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वो फ्लो करेगा डेनियल सेल की तरीके से, और ये यहां पर गेन करके इलेक्ट्रॉन को बनाएगा 4OH-, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन को हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट में क्या किया हमने, जो H+ था उसने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाया, H एटम। फिर ये H एटम O2 से रिएक्ट करके 2H2 बनाया। अब हमने सेकंड और थर्ड को ऐड कर लिया, सेकंड और थर्ड को ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए ऊपर नीचे बराबर करने के लिए यहाँ 4 से यहाँ 1 से हमने मल्टीप्लाई किया। देखो 4S से 4S+ अपोजिट साइड में कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, जब ऐड किया करोगे इधर वाला एरो के इधर वाला इधर लिखो, एरो को इधर वाला उधर लिखो, चाहे जो भी बचा हो। तो क्या क्या बचा, O2H+ 4 इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज ना करिएगा, आप पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो, बाद में O2 लिख दो, पहले H+ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 2H2O, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब इक्वेशन 4 और फर्स्ट का सम करेंगे। क्या करेंगे, 4 और फर्स्ट का सम करेंगे। तो नीचे हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को हमने सम किया। देखिए कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, हमको Fe+2 आयन मिल गया। यही फेरस आयन वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करके, याद रहे मेटल कोरोजन मेनली ऑक्सीडेशन के कारण होता है, और जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ आपको रस्ट मिल गया Fe2O3 इंटू 2H2। दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। अब दो तीन चीजों पर और चर्चा करते हैं। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किन पर जल्दी रस्ट लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। देखो पहली चीज बेटा क्या है, ऐसा मेटल which is more reactive। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उस पर उतना ही जल्दी रस्ट लगेगा, या उसका उतना ही जल्दी क्या होगा, मेटल कोरोजन लगेगा। मोर रिएक्टिव मेटल जल्दी से क्या करते हैं, मेटल कोरोजन करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्शन करने की एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। लेस रिएक्टिव वाला सुस्त पड़ा होता है, उसके सरफेस पे कोई आओ वो जल्दी रिएक्शन नहीं देगा, और मोर रिएक्टिव वाला जस्ट रिएक्शन देता है। इसमें मेटल कोरोजन वो देते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड, कभी प्योर मेटल डू नॉट शो मेटल कोरोजन रिएक्शन। प्योर मेटल जल्दी से मेटल कोरोजन रिएक्शन नहीं देती। जहां पर भी इंप्योरिटी आएगी, जहां से भी आपको लगेगा कि आयरन कमजोर हो रहा है, वहीं से मेटल कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्योर मेटल कोरोजन जल्दी नहीं करता। ठीक है, आज तीसरी बात करें, कॉर्नर क्रैक्स टॉप। ठीक है, किसी भी मेटल के कॉर्नर पर, क्रैक पर, टॉप पर रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस ज्यादा होता है। मतलब यहां पर ज्यादा रस्टिंग ऑफ आयरन या मेटल कोरोजन का प्रोसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आइए बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं,
गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो इस पर बहुत डिस्कस ना करके मैं सीधी सी बात करता हूं। मैं तुमसे कह रहा था कि अगर आपने लोहे का दरवाजा लगाया है तो इसके ऊपर पेंट करते हो। अच्छा बोलो बेटा, पेंट करने से लाभ क्या मिलता है? तो पेंट करने का लाभ ये है कि जो वाटर ड्रॉपलेट आएगा वो आयरन के कांटेक्ट में ना आकर पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? पेंट के कांटेक्ट में। जब पेंट के कांटेक्ट में आएगा और आयरन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो जल्दी से रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए किसी दरवाजे पर पेंट कर देने से जल्दी उस पर जंग नहीं लगता। हाँ, कभी नहीं लगेगा ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप समय समय पर पेंट कराते रहेंगे तो शायद न लगे, लेकिन जहां भी वो कमजोर नस पकड़ेगा तुरंत रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आप किसी पॉलीथीन या किसी प्लास्टिक या लेदर बैग में उसको कवर करके रख दीजिए जिससे एटमॉस्फेरिक वाटर और CO2 के कांटेक्ट में ना आ पाए, तो वहां भी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता है। तीसरी चीज सुनिए, जब भी आप किसी गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं तो लोग उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, एक पॉलिश करते हैं। वो जो पॉलिश होती है वो रस्ट से प्रोटेक्ट के लिए करते हैं। उस पॉलिश होने से जल्दी से एक इन्वायरमेंटल कंडीशन की कांटेक्ट में आपका मेटल नहीं आता है, और जब मेटल इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वही कहानी है, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना उसके कांटेक्ट में आएगा और ना रस्टिंग ऑफ आयरन या कोई डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल स्टार्ट होगा या कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये रहा बेटा मेटल कोरोजन और रिएक्शन क्या होता है मेटल कोरोजन का, रस्ट का फार्मूला क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड also for some small competitive examination. Thank you for watching metal corrosion.